हाय। तो आपको जिन्होंने मेरा वो आर एच टी डी एम वाला वीडियो देखा होगा उनको पता होगा कि मैं ऐसी एक सीरीज शुरू कर रहा हूँ जो फिल्में मैंने देखी है, जो मैं आपके साथ शेयर करूंगा कि मेरा एक्सपीरियंस कैसा था और मैंने वो फिल्म कहाँ देखी थी, कैसे देखी थी, कब देखी थी। तो आज उस फिल्म के बाद दूसरी फिल्म के बारे में बात करेंगे, जिसका अगर सेकंड पार्ट बनता है तो बहुत सी चीज़ें सारी इंडस्ट्री की, कोई भी इंडस्ट्री हो उसकी बाहर आ जाती है। मतलब खैर सारी अच्छी बात है, बुरी बात है। तो उस फिल्म के बारे में बात करेंगे। सबसे पहले इंट्रो डाल देते हैं। अच्छा, तो मैं बात कर रहा था फिल्म लक बाय चांस की। सबसे पहले तुम मुझे कमेंट्स में बताना अगर तुमने ये फिल्म देखी है या नहीं देखी। अगर तुमने देखी है तो कैसी लगी। लेकिन मेरे हिसाब से ये फिल्म जब रिलीज हुई थी तो फ्लॉप में आ गई थी। मैंने सब गूगल सर्च वर्च करके देखा, तब पता चला कि फिल्म फ्लॉप थी और अच्छी ऑडियंस मिलने में मुश्किल हुई। बट जैसे कि आर एच टी डी एम के केस में हुआ कि पहले फिल्म फ्लॉप हो गई लेकिन धीरे धीरे बन के कल्ट हो गई। ये वो कल्ट वाले में तो नहीं आती, बट एक ऐसी अंडररेटेड फिल्म जो एक बॉलीवुड कह लो या फिर कोई भी इंडस्ट्री कह लो, उसकी एक ऐसी डार्क चीजें बताती है, जो सच्चाई है जो बुराई है सब कुछ बताती है, जो देख के आपको पता लगता है कि आज का बॉलीवुड भी ऐसा है या नहीं है। तो इसमें पहले एक्टर्स बहुत सारे थे, कुछ लोगों के एक्सटेंडेड कैमियोज थे, कुछ लोगों के छोटे छोटे कैमियोज थे और कुछ लोग लीड रोल्स में थे। तो मैं धीरे धीरे करके सबके नाम बताता हूँ कौन कौन थे इसमें। फरहान अख्तर, कोंकोना सेन शर्मा, ऋषि कपूर, टिम्पल कापड़िया, जूही चावला, संजय कपूर, ईशा शर्वानी, अली खान, शिवा चड्ढा, सौरभ शुक्ला और अर्जुन माथुर और अरविंद वैद। ये लोग थे इस फिल्म में। अभी ये फिल्म का ऐसा है कि मैंने ऐसा टाइटल में भी लिखा कि इस फिल्म का वी डिजर्व पार्ट टू ऑफ दिस फिल्म। तो ये ऐसा क्यों? तो इसकी स्टोरी ऐसी है कि एक आउटसाइडर है विक्रम जयसिंह, जो कि प्ले किया गया है फरहान अख्तर ने। वो एक एक्टर बनना चाहते हैं और वो एक एक्टिंग स्कूल में भी जाते हैं, जिसके ओनर है नंद किशोर, जो कि है सौरभ शुक्ला। सौरभ शुक्ला को आपने बहुत सारी फिल्मों में देखा होगा, तो आपको पता है। तो इस फिल्म में ना उनकी स्ट्रगल्स बताई गई है कि विक्रम जय सिंह को क्या क्या फेस करना पड़ता है ऑडिशन में। उनके साथ हैं कोंकोना सेन शर्मा, जिनको सब कुछ, मतलब जो एक लड़की गुजरती है किसी एक एक्टिंग के पॉइंट ऑफ व्यू से कि कब क्या होता है उनके साथ, उनके लिए कॉन्टेक्स्ट लगाते हैं, फिर उनको जो रोल मिलना होता है वो नहीं मिलता है। लेकिन फिर अचानक से ऐसा होता है कि रोल मिलते मिलते दूसरे को चला जाता है। तो उसमें जो सारी मेहनत होती है वो पानी में फिर जाती है। तो उसकी बातें हैं। फिर जब विक्रम जयसिंह को एक बड़े स्टार ने एक फिल्म जब छोड़ दी थी, संजय कपूर एक फिल्म बना रहे थे जो एक बड़े स्टार ने छोड़ दी थी, इसमें है उनका नाम ऋतिक रोशन है, जो वो कर रहे हैं जिनका काम। तो वो छोड़ देते हैं तो वो इनडायरेक्टली डायरेक्टली आके आती है फरहान अख्तर पे, जो कि एक आउटसाइडर है और उनको काम करना है एक बड़ी एक्ट्रेस की बेटी के साथ, जो एक नेपो नेपो किड है। अभी नेपो किड है तो उसके बाद क्या क्या चीजें अनफोल्ड होती जाती है इस इंडस्ट्री के बारे में। और वो पहली मुलाकात में जब वो डिम्पल कापड़िया जी से मिलते हैं, जो फिल्म के पहले जब फिल्म ऑफर नहीं हुई थी, तो वो तभी क्या होता है उनके साथ और फिर कैसे कैसे चेंजेस आते हैं, फिल्म हिट होती है कि नहीं होती है, क्योंकि वो फिल्म भी रीमेक है। तो आप अभी मैं जो जो बोल रहा हूँ आप देखो कि अभी भी ये सब इंडस्ट्री में है, रीमेक वर्ड है, सब कुछ जो है सब कुछ अभी भी वैसे का वैसा ही है। और उसकी धीरे धीरे मतलब जो पर्सनालिटी है फरहान अख्तर की, वो डिग्रेड होते जाती है किसी रीजंस की वजह से, फिर वो वापस ऊपर आती है, फिर वापस डिग्रेड होती है। वो क्यों, वो आप देखेंगे तो आपको पता चलेगा। मैं स्पॉइलर तो नहीं बोल सकते, बट जिन्होंने नहीं देखी है उनके लिए मैं ये रख रहा हूँ। रहना है तेरे दिल में तो बहुत सिंपल स्टोरी थी, सबको पता है। लेकिन इसमें थोड़ा वो हो जाएगा जिन्होंने नहीं देखी उन्होंने। तो पहले मैं बता दूं कि ये फिल्म नेटफ्लिक्स पे अवेलेबल है। बाकी अगर तुम तो पायरेटेड लोगों के महाराजा होगे, अगर तुम जो देख रहे हो तो तुम पायरेसी करके भी देख सकते हो। तो मैं ये बताता हूँ कि मैंने इस फिल्म के बारे में आज वीडियो बनाने का क्यों सोचा। इसके पहले कि मैं वो बात बताऊं, उसके पहले हम कास्ट की थोड़ी और बातें कर लेते हैं। इसमें सारे मतलब 50% ऑफ द बॉलीवुड एक्टर्स के कैमियोज भी थे, तो उनका नाम एक एक करके ले लेते हैं। आमिर खान, अभिषेक बच्चन, अक्षय खन्ना, अनुराग कश्यप, बोमन ईरानी, दिया मिर्जा, जावेद अख्तर, जॉन अब्राहम,
करण जौहर, करीना कपूर, फिर मैक मोहन जिनको आप शोले में जानते होंगे, शोले में वो थे जिन्होंने सांभा का काम किया था, जिनको नहीं पता वो मैक मोहन भी थे इसमें। फिर मनीष मल्होत्रा, राजकुमार हिरानी, रणबीर कपूर, रानी मुखर्जी, रोनित रॉय, शबाना आजमी, शाहरुख खान और विवेक ओबेरॉय। तो इनके गेस्ट अपीयरेंसेस थे। इनका धीरे 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 करके 5 सेकंड 10-15 सेकंड का काम है शाहरुख खान को छोड़ के। बाकी जो उसके ऊपर के जो लिस्ट में थे वो सारे मेन और सपोर्टिंग कैरेक्टर्स थे इस फिल्म के, और ये फिल्म बनाई गई थी जोया अख्तर के निर्देशन में। तो अभी ये फिल्म एक ऐसी रेयर फिल्म है ना कि इसका सीक्वल हम डिजर्व करते हैं। क्यों? क्योंकि जो भी 2020 में सुशांत सिंह राजपूत के साथ हुआ, हम उस पर डीप में तो नहीं जाएंगे, बट सारी इंडस्ट्री का सच बाहर आया, सब कुछ बाहर आया कि क्या होता है अंदर, क्या नहीं होता है। तो अगर इसका सेकंड पार्ट बनता है आज की जनरेशन में, अगर वो जेनजीज टाइप बोल लो या फिर आज के जो नेपो किड्स है वो क्या करते हैं, आउटसाइडर के लिए क्या डिफिकल्टी हो गई है किसी भी इंडस्ट्री में आने के लिए, स्पेशली बॉलीवुड में, तो वो सारी प्रॉब्लम्स ये सीक्वल में बहुत और अच्छी तरह से दिखाई जाएगी। और ये मैं एक तरह से कह सकता हूँ कि भले जोया अख्तर और फरहान अख्तर भी नेपोटिज्म के प्रोडक्ट है, लेकिन वो टैलेंटेड है रणबीर कपूर के जैसे। तो उन्होंने एक ऐसा ब्रेव स्टेप लिया वो टाइम पे जब ऐसी फिल्मों को चांस दिया जाता। तो आज ये फिल्म कल्ट में होती, लेकिन ये फ्लॉप हो गई। बट अगर ये फिल्म को अच्छा चांस मिलता तो लोग इसको एक्सेप्ट करते, तो बहुत सारी अच्छी चीज़ें होती। और लॉकडाउन के टाइम पे कई कई जगहों पे ये फिल्म बहुत वायरल हुई थी। मैंने पहले लॉकडाउन में देखी थी, फिर मैंने अभी 1 महीने पहले ही नेटफ्लिक्स पे वापस देखी, क्योंकि मैं ऐसी एक सीरीज जो अभी कंटिन्यू कर रहा हूँ उसके लिए मैं बात कर रहा हूँ कि मैं ये सारी फिल्में अभी वापस क्यों देख रहा हूँ। इसमें अभी परफॉर्मेंसेस की बात करते हैं तो फरहान अख्तर ने बहुत अच्छा काम किया है कि नेपोटिज्म का प्रोडक्ट होके भी ऐसे आउटसाइडर क्या करता है, उसको किस किस फेजेस के थ्रू गुजरना पड़ता है, क्या डार्क शेड्स होते हैं सारे इंडस्ट्री वालों के। अच्छा, इसमें एक सीन है जहाँ पे वो एक किसी फिल्म या फिर म्यूजिक की सक्सेस पार्टी में जाते हैं, जहाँ पे सारे आर्टिस्ट से मिलते हैं। मैंने वो डिम्पल कापड़िया वाला बोला था कि जिसमें वो पहली बार मिलते हैं तो क्या होता है उनके साथ, तो वही बात है इसमें। तो इसमें पता चलता है कि जब वो सारे लोगों को देखते हैं तो कैसे शॉक हो जाते हैं एज बीइंग एन आउटसाइडर। तो तो इस फिल्म की मैं बोल रहा था, सॉरी बीच में कट हो गया, पीछे से आवाज़ ज़्यादा आ रहा था। तो इस फिल्म की ना फिलोसॉफिकल वे में आप देखो ना तो आसान नहीं है देखना। मतलब इसके डायलॉग्स भी कहीं कहीं पे इतने डीप है, मेरे को तो अभी कुछ याद नहीं है, बट ऐसे डायलॉग्स है, ऊपर से ये सारी चीज़ें दिखाना एक ब्रेव स्टेप होता है। और इसमें भी ऋतिक रोशन को एज अ नेगेटिव में आप बोल सकते हो कि ऋषि कपूर का लाडला है वो इस फिल्म में। ऋषि कपूर एक प्रोड्यूसर का काम कर रहे हैं इस फिल्म में, बट उनको एक फिल्म को ना बोलना है, बट वो ना बोल नहीं पाते क्योंकि उनको ऋषि कपूर और ऋषि कपूर के साथ अच्छी चीज़ें संबंध है उनके इस फिल्म में। बट वो कैसे ना बोलते हैं, क्या होता है इसमें, ऋतिक रोशन के ऊपर क्या क्या इल्ज़ामात लगाए जाते हैं कभी कभी। फिर इसमें कोंकोना सेन शर्मा का एक इम्पॉर्टेंट रोल है जब आप देखेंगे इस फिल्म को। तो मेरा इस फिल्म को लेके पॉइंट ऑफ व्यू नहीं है कि आप आसान नहीं है ये सब चीज़ें दिखाना, क्योंकि तभी के टाइम पे या फिर अभी के टाइम पे भी ये सब चीज़ें या तो चैट्स के थ्रू लीक होती है या फिर स्टिंग ऑपरेशंस होते हैं उस एक्टर या फिर डायरेक्टर या फिर प्रोड्यूसर के खिलाफ कि कैसे सब कुछ हो रहा है इस इंडस्ट्री के अंदर। लेकिन इस फिल्म ने ऐसा कैरी फॉरवर्ड किया और इस फिल्म में एक भी डल मोमेंट नहीं था जहाँ पे आप बोर होते हो। एक लव एंगल डाला था जो नेसेसरी था, बट वो उस हद तक डाला गया कि कहीं कहीं पे लगता है कि नहीं यार ये थोड़ा ज़्यादा हो गया, बट कोई बात नहीं। लेकिन एक और चीज़ थी इसमें, बहुत सारे जो कैमियोज की बात की थी उसमें सबसे इम्पोर्टेंट काम शाहरुख खान का था। जिनको नहीं पता वो एक कैमियो में आते और उसकी रील्स भी बहुत घूमती है कि वो एज एन आउटसाइडर कैसे इस इंडस्ट्री में आए और उनकी क्या स्ट्रगल्स थी इस इंडस्ट्री को लेके। वो जो 5-10 मिनट के लिए आते हैं, उनका वो जो चार्म आता है ना इस फिल्म में जब वो आते हैं, और वो जो फरहान अख्तर को समझाते हैं कि आसान नहीं है ऐसा सब करना, इस इंडस्ट्री में टिकना, तुम्हारी तो पहली फिल्म है तो मीडिया के साथ तुम क्या कर सकते हो, लोगों को कैसे तुम ट्रीट कर सकते हो। अच्छा, अच्छा, उस सीन में आप फरहान अख्तर के रिएक्शंस देख लो, एकदम मतलब आपको गोल्ड लगेंगे कि वो बंदा जिस तरह से समझ रहा है कि एक बड़ा स्टार जो मेरे को अपने साथ बैठा रहा है और क्या क्या बातें समझा रहा है मेरे को, तो वो देख के आपका दिल खुश होगा। फिर एक डिम्पल कापड़िया और उसकी बेटी का सीन है सेकंड क्लाइमेक्स में या फिर उसके पहले, जब
जो लव एंगल जो डाला गया था वो जब पकड़ा जाता है और फिर जब फिल्म बनती है फरहान अख्तर के साथ और वो हिट होती है, तब कैसे नेपो किड्स और उनकी जो मम्मी होती है वो कैसे पूरा चेंज होता है उनके अंदर, वो आप देखिएगा तो आपको पता लगेगा कि ऐसा भी होता है कि पहले जब जिस चीज के लिए ना बोला, फिर उसके लिए बोला कि मैंने कब ना बोला है, मैंने तो हाँ ही बोला है। लेकिन उस चीजों के बीच में कोंकोना सेन शर्मा, फरहान अख्तर और ईशा शर्वानी जो डिम्पल कापड़िया की बेटी बनी है इस पे, उनके बीच में बहुत सारी मिसअंडरस्टैंडिंग्स होने लगती है, जो आप फिल्म में देखेंगे तो आपको ज्यादा समझ आएगा। तो आज का मेरा ये वीडियो इसलिए ये फिल्म को लेके ज्यादा इसलिए था क्योंकि देखो, हम सब ने ट्विटर पे 2020 से लेके 2022 तक बॉलीवुड को बहुत सब कुछ चीज़ें देखी है, बोली है, गालियाँ दी है कि रीमेक बनती है, ये है वो है। लेकिन इस फिल्म में ना वो क्लियरली दिखाया गया है। तो अगर आप ये फिल्म देखते हो ना, तो जैसे कि मैंने थंबनेल में लिखा है कि ऐसी फिल्म के अगर सीक्वल्स आते हैं तो एक कोई भी इंडस्ट्री होगी वो तो पूरी खुली पड़ जाएगी। अगर आज के जनरेशन तो नहीं बोल सकते, लेकिन आज के टाइम पे अगर इसका सेकंड पार्ट बनता है तो मैं तो खुश होऊंगा। और क्रिटिकली एक्लेम्ड बोल सकते हैं इस फिल्म को, क्योंकि ये ऐसी फिल्म थी कि इतना डार्क ट्रूथ और सच्चाई एक इंडस्ट्री के बारे में बताना, वो भी इतने बड़े लेवल पे। देखो, 2 घंटे 36 मिनट की पिक्चर है, उसमें भी ऋतिक रोशन ने जो फर्स्ट हाफ में काम किया है वो तो बहुत ही औसम है। फिर शाहरुख खान का कैमियो है और फरहान अख्तर और कोंकोना सेन शर्मा ऑल आउट जो उन्होंने काम किया है, वो जो स्ट्रगल्स देखते हैं, वो जो सारी चीज़ें देखते हैं कि इंडस्ट्री में क्या हो रहा है, क्या चल रहा है, उनको जो रोल मिलते हैं, जो चले जाते हैं, उसमें उनके रिएक्शंस, ये सब देखना और ये सब चीज़ें बनाना बहुत मतलब ब्रेव स्टेप था उस टाइम पे। और मैं तो इनके मेकर से यही कहना चाहूँगा कि अगर आप इस फिल्म के दूसरे पार्ट को बनाओ तो मैं तो खुश होऊंगा, क्योंकि ये सब अगर आज के टाइम पे इससे तो डबल हो रहा है, तो सोचो अगर ये सारी डबल हुई हुई चीज़ें अगर आज के टाइम पे दिखाएंगे लक बाय चांस पार्ट 2 में, तो कितना मज़ा आएगा। तो हाँ, लक बाय चांस पार्ट जो पहला पार्ट है वो नेटफ्लिक्स पे ज़रूर देखना। पहला पार्ट के एक ही पार्ट है, मैं भूल गया, नेटफ्लिक्स पे है तो आप देख सकते हो, बाकी तो कहीं पे ढूंढ ढूंढ के देख लेना। बट पिक्चर बहुत अच्छी है, आपको मैसेज भी दिलाती है कि एक इंडस्ट्री में क्या क्या फेसेस होते हैं, फिर क्या स्ट्रगल स्ट्रगल देखनी पड़ती है। अनन्या पांडे वाली नहीं, जो आउटसाइडर होता है उसके वाली, क्या क्या उनको देखना पड़ता है, क्या क्या चीज़ें वो करते हैं, क्या क्या खराब चीज़ें होती है, क्या क्या अच्छी चीज़ें भी होती हैं। तो ये सारी फिल्म में बहुत अच्छे से दिखाया गया है। और वो भी ऋषि कपूर का काम भी बहुत अच्छा है, संजय कपूर का काम भी बहुत अच्छा है, जूही चावला का भी काम बहुत अच्छा है। तो आप देखिए इस फिल्म को। और अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो लाइक कर देना, शेयर कर देना सबके साथ जिनको ऐसे इंफॉर्मेटिव मतलब फिल्में जो हैं, जो मैं बताना चाहता हूँ, जो मैं बोलता हूँ कि देखनी चाहिए आपको, तो उनके साथ शेयर कर देना। और अगर तुम नए हो तो सब्सक्राइब कर देना इस चैनल को। और ऑल्सो थैंक यू, आपने शैतान के रिव्यू में मेरे को बहुत अच्छी प्रोग्रेस दिलवाई है और बहुत अच्छे व्यूज़, लाइक सब कुछ अच्छा है। जिस फिल्म को मैं मतलब जब से टीज़र आया तब से मैं जो इस तरह से हाइप कर रहा हूँ, हाइप कर रहा हूँ, उस फिल्म का जो मेरे को जो फल मिलना चाहिए था वो बहुत पॉजिटिव वे में मिला है। और उसके लिए आप सबको थैंक यू। ऐसे ही सपोर्ट करते रहिए और लाइक कर दीजिएगा इस वीडियो को और सब्सक्राइब भी कर दीजिएगा चैनल को अगर आप नए हैं तो। मैं चाहता हूँ कि 150 सब्सक्राइबर्स बहुत जल्दी हो जाए। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, जो कि होगा कल, जिसपे हम शैतान का स्पॉइलर टॉक करेंगे। तब तक के लिए बाय।